नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि इन दिनों चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरा हुआ है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग से सवाल किया था और सवाल ही नहीं किया था, उन्होंने सबूत के साथ स्पष्ट किया और चुनाव आयोग को खुले में आरोप लगाए कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा रहा है। तो दोस्तों, यही चुनाव आयोग तब से तो चुप था, कोई जवाब इसका बिल्कुल आया नहीं। लेकिन उसके कई दिनों बाद इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सभी ने सुनी होगी। इसमें चुनाव आयोग ने सफाई दी और इस तरह की सफाई दी कि इसमें लोग इसकी सफाई को या फिर इसके जो बातें हैं उसको सुन करके जो लोग बिल्कुल समझदार नहीं होंगे वह भी अपना सिर पकड़ ही लेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बात कह दी ताकि आम लोग सिर पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, राहुल गांधी ने ये कहा था, केवल एक विधानसभा सीट की ही उन्होंने जांच की और उन्होंने ये बताया कि सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे मकान नंबर हैं जिन पर केवल 0 ही लिखा हुआ है। तो जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मकान नंबर 0 दिए गए हैं और 0 इसलिए दिए गए हैं कि उन लोगों के पास मकान नहीं है। जब उनके पास मकान नहीं है तो चुनाव आयोग की मजबूरी बनती है उनको 0 नंबर देना। और दोस्तों, आपको मज़ेदार बात एक और बताएं कि इधर नरेंद्र मोदी ये भी कह चुके हैं कि हम 2022 तक सभी को पक्का मकान दे देंगे। और इधर चुनाव आयोग के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं, जिनको चुनाव आयुक्त के नाम से जाना जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, यह उनकी पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके घर नहीं हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएं, राहुल गांधी ने ये भी सवाल किया कि जो चुनाव आयोग ने वीडियो बनवाए हैं उन वीडियो को सार्वजनिक करें ताकि हम देख सकें कि चुनाव में गड़बड़ियां कहां की गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने ये कहा था कि अगर हम वीडियो दे देंगे तो इन वीडियो को देखने में लगभग 3600 साल लगेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 3600 साल लगेंगे तो चुनाव आयोग को देखने में लगेंगे, विपक्ष को कितने साल लगेंगे, इससे चुनाव आयोग को क्या संबंध। चाहे वो 3600 साल में देखे या 36,000 साल में देखे या फिर 36 घंटे में देखे, वह तो सार्वजनिक करे और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कितने दिनों में देखे, कितने घंटों में देखे। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, चुनाव आयोग ने ये भी कहा, जब घिरता हुआ देखा कि हम कितने भी घंटे में, कितने सालों में उन वीडियो को देखें या दिखाएं, चुनाव आयोग से इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि बताओ कि माँ बहनों की, बेटियों की, बहुओं की वीडियो सार्वजनिक कर दें। अब सोचने वाली यही बहुत बड़ी बात है कि वीडियो केवल विपक्ष उस फील्ड के मांग रहा है जहां पर महिलाएं, पुरुष लाइन में लगते हैं और वोट डालने के लिए जाते हैं। पोलिंग बूथ से लेकर जहां पर वोटिंग मशीन रखी होती है वहां से लेकर के और फील्ड तक और पूरे बूथ परिसर में, और उसके साथ साथ दोस्तों रास्तों में भी कहीं ऐसी जगह नहीं होती है जहां पर कुछ सार्वजनिक ना हो, केवल ईवीएम मशीन ही ढकी होती है। तो ईवीएम मशीन के जहाँ पे वोटिंग होती है उसके लिए
उस तरह के वीडियो तो वहाँ भी नहीं बनाए जाते हैं। किसी के लिए दोस्तों उस पार्टी के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है और इस तरह के वीडियो भी अंदर जाकर के नहीं बनाए गए होंगे। तो विपक्ष जो वीडियो मांग रहा है, चुनाव आयोग पूरी तरह से बच रहा है और माँ बहन बेटी बहुओं की इज्जत की दुहाई देकर बचता हुआ, पूरी तरह से भागता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों जब चुनाव आयोग ये कह ही रहा है कि माँ बहनों की, बेटियों की, बहुओं की क्या वीडियो सार्वजनिक कर देनी चाहिए, तो चुनाव आयोग से एकदम सच यूट्यूब चैनल पूछना चाहता है कि चुनाव आयोग महोदय ज्ञानेश कुमार जी, आप ये बताइए कि हर चौक चौराहों पर, इसके साथ साथ पुलिस थानों में, बैंकों में शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, वहाँ भी लोग सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं। तो फिर आपकी तरह अगर कोई घटना घटित होती है तो वे लोग भी क्यों वीडियो दिखाएं? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वीडियो दिखाएंगे ही नहीं तो वीडियो बनाए ही आखिर क्यों जाएं? क्या माँ बहनों से, बेटियों से, बहुओं से परमिशन लेने के बाद ही सीसीटीवी लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं? तो आपने वीडियो बनवाए क्यों? क्या आपने भी परमिशन ली थी? और अगर परमिशन नहीं ली तो उस वीडियो का, जिसको आप बता रहे हैं कि इज्जत का सवाल है, तो आपने बनवाई क्यों? और बनवाई तो उसको आप ही देखोगे, पब्लिक को दिखाने में क्या दिक्कत है? ऐसा उस वीडियो में क्या है जिससे माँ बहनों की इज्जत पे दिक्कत आ जाएगी आपके अनुसार? जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अगर ये सही है तो कहीं भी सीसीटीवी कैमरा या फिर दोस्तों मोबाइल का कैमरा या फिर वीडियो बनाने के जो भी उपकरण होते हैं कहीं भी नज़र नहीं आने चाहिए सार्वजनिक स्थलों पर, जिस तरह से चुनाव आयोग अपने सफाई में कह रहा है। दोस्तों इसके साथ हम आपको ये बताएं कि जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए तो चुनाव आयोग कहने लगा कि जब शिकायत करने का समय था तब तो शिकायत की नहीं, अब शिकायत कर रहे हो। तो दोस्तों ये भी एक हास्यप्रद विषय है कि शिकायत करने का कब मौका होता है, इसके लिए जो शिकायत सुनने बैठा है वह तय नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को शिकायत करनी है उसके लिए शिकायत करने के प्रूफ उसके हाथ में लग रहे हैं। आखिर कहाँ से उन सबूतों को जुटा रहा है, कैसे जुटा रहा है, कब मिलेंगे, उसके बाद ही वो शिकायत कर सकता है। लेकिन शिकायत सुनने वाला ये कभी नहीं कह सकता कि आप शिकायत हमारे हिसाब से करिए। लेकिन चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग का जब समय था, चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि जब शिकायत का समय था तब शिकायत नहीं की और अब शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक बात और बताएं कि आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये आरोप जो हैं वो सभी निराधार हैं। और इसके साथ साथ, निराधार होने के साथ साथ, अगर आप ये आरोप लगा ही रहे हैं तो हमारे लिए शपथ पत्र दीजिए। दोस्तों शपथ पत्र का नाम सुनते ही विपक्ष के अखिलेश यादव जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि हमने सही समय पर आपको 18,000 शपथ पत्र दिए और आपने उस पर कोई काम नहीं किया। तो चुनाव आयोग का जवाब था कि हमें आपकी शिकायत मिली ही नहीं। तो दोस्तों अखिलेश यादव भी कहाँ कम पड़ने वाले थे, उन्होंने मीडिया को बुलाकर मीडिया के सामने जो चुनाव आयोग को मेल किए थे उसकी प्रिंटेड कापी बांटी और उसके साथ साथ दोस्तों जो हलफनामा दिए थे सभी के प्रिंटेड मीडिया को बांटे और बताया कि ये हमने मेल किया है और ये उसकी रसीदें हैं जब हमने इनको प्राप्त करवाई हैं। लेकिन यहाँ भी दोस्तों चुनाव आयोग गच्चा खा गया। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि 18,000 शपथ पत्र अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने किसी पर नहीं की, ना ही किसी बीएलओ पर कोई कार्रवाई की, ना ही किसी चुनाव आयुक्त पर की, ना ही दोस्तों किसी भी प्रकार के किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। जबकि हालात इस तरह के उत्तर प्रदेश में बने कि जो विपक्ष के वोट थे उनको काटा गया, जो लोग जीवित थे उनके वोटों को भी काटा गया। हम एहरोला नवाजी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, यहाँ पर कई
जीवित वोट थे उनके वोटों को काट दिया गया और उनके वोटों को पढ़ने नहीं दिया गया। दोस्तों इसी तरह से ग्राम पंचायत महाबली महिउद्दीनपुर की बात करें, यहाँ भी दोस्तों जो वोटर थे और बैलेट वोटर थे उनके लिए भी समाजवादी के लोग समझ करके डालने नहीं दिया गया। भाजपा के लोगों ने उनको पुलिस की मदद से बूथ के अंदर ही नहीं घुसने दिया। इस तरह से दोस्तों एक नहीं हजारों मामले सामने आए हैं। और पुनर की विधानसभा में तो दोस्तों सरकारी अधिकारी जो पुलिस विभाग से हैं वोटरों पर पिस्तौल तानते हुए भी देखे गई थी। खैर दोस्तों जो भी है, अब आप समझ रहे होंगे कि चुनाव आयोग और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह गया है। जिस तरह से हम इस जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं, तो आपको इसके साथ साथ एक बात और भी बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जब चयन किया गया था तो उससे पहले अपॉइंटमेंट कमेटी बनी थी। इस कमेटी में एक मुख्य जज और एक विपक्ष का नेता और तीसरे दोस्तों प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस नियम को बदलकर अपॉइंटमेंट की जो कमेटी बनाई गई थी उसके सारे नियमों को किनारे करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किसी की नहीं चलने दी और उन्होंने मुख्य जो जज थे उनके लिए हटा दिया और एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और एक भाजपा के दूसरे सांसद को शामिल करने के लिए शामिल कर लिया। और उसी के आधार पर दोस्तों ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर लिया गया। और दोस्तों आपको साथ साथ ये भी बता दें कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में 2018 से लेकर के 2021 तक अमित शाह के सचिव रह चुके हैं और 2022 से लेकर के 2024 तक सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह के भी सचिव रह चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब 2018 से लेकर 2024 तक गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इनके मुख्य सचिव जब ये ज्ञानेश कुमार रह चुके हैं और इन्हीं के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी के नियमों को साइड में रख करके मुख्य न्यायाधीश को किनारे करके और ये कह सकते हैं कि एक तरह से ज़बरदस्ती मुख्य चुनाव आयुक्त को बना दिया गया, यानी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि जब 2018 से लेकर के 2024-25 तक जब गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के अंडर में सचिव रह चुके हैं, तो ये ज्ञानेश कुमार किसकी सुनेंगे और किसकी नहीं सुनेंगे इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए थोड़े ज्ञानेश कुमार के परिवार के बारे में भी बता दें कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के घर में 28 डॉक्टर हैं। घर में नहीं, परिवार में कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के परिवार में 28 डॉक्टर हैं, 3 जिलाधिकारी हैं, एक IPS अधिकारी है और इसके साथ साथ दोस्तों एक IRS अधिकारी भी है। एक इनकी बड़ी बेटी जो अभी कुछ दिन पहले या कह सकते हैं कुछ महीनों पहले नोएडा में जिलाधिकारी है, जिसका नाम मेधा रूपम है। दूसरी दोस्तों इनके दामाद हैं मनीष बंसल, ये इस समय सहारनपुर में जिलाधिकारी हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ इनकी दूसरी बेटी उप निदेशक IRS श्रीनगर में अधिकारी हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ साथ दोस्तों इनके दामाद भी IAS अधिकारी हैं श्रीनगर में, जो दूसरी बेटी हैं। इसी तरह से दोस्तों इनका पूरा परिवार जो लोकप्रिय पद IAS तो जिलाधिकारी का है, इसमें सिलेक्टेड है। और ये ज़्यादातर नियुक्तियाँ, कुछ नियुक्तियाँ कह सकते हैं, कुछ नियुक्तियाँ तो 2014 के बाद ही हुई हैं। ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है, RSS से भी जुड़ा हुआ है। जब RSS से जुड़ा है, RSS भाजपा से जुड़ा है और भाजपा तो सत्ता में है ही, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो।
अब आप ज्ञानेश कुमार गुप्ता को समझ सकते हैं कि किस तरह से लाया गया, इससे पहले ये क्या थे, और जब लाए गए हैं इतनी मेहनत करके, मुख्य जज को किनारे करके और विपक्ष की न सुन करके, विपक्ष के नेताओं की न सुन करके, तो दोस्तों क्या काम करेंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। और वही काम मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। इस तरह के बहाने बना रहे हैं कि आम आदमी भी सोच नहीं पाएगा कि इस तरह के बहाने, तो आम आदमी भी इससे और अच्छे बहाने बना लेता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग इस तरह के बहाने बना रहे हैं कि ये न तो विपक्ष के गले उतर रहा है और ना ही दोस्तों देश के किसी भी व्यक्ति के गले उतर रहा है, उनको छोड़कर जो केवल भाजपा की है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि आपने हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी जरूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि लोगों को सच पता चल सके कि आखिर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कैसे बनाया गया, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनको पक्षपात रहित कार्य करना चाहिए, क्या ये पक्षपात रहित कार्य कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये बताना भी बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.